गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? ऑल गुड। चलिए, अगर बहुत बढ़िया है तो आज हम शुरू करते हैं आपकी चैप्टर नंबर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का पार्ट नंबर 3। ओके, पार्ट नंबर 3 आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। ओके, पार्ट नंबर 1 और 2 में हमने देखा कि कैसे अलग अलग फिजिकल फीचर्स इंडिया पे जो इंडिया के बने हुए हैं, जिनमें बहुत सारे रीजन्स थे। जैसे कुछ फिजिकल फीचर्स यहाँ फोल्डिंग की वजह से बने और कुछ यहाँ पर फॉल्टिंग हुई है और कुछ यहाँ पर वोल्केनिक एक्टिविटी से ये सब चीज़ें बनी है। ये फर्स्ट पार्ट में हमने इन चीज़ों के बारे में कि कैसे इंडिया में प्लेन, डेजर्ट, प्लाट्यू, आइलैंड ये सब बने हैं। ओके, उसके बाद में हमने डिस्कशन किया हिमालय माउंटेन रेंज के बारे में। ओके, हिमालय माउंटेन रेंज के बारे में बात की कि कैसे हमारे इंडिया में हिमालय बना हुआ है। पहले इंडिया को हमने 6 फिजिकल फीचर्स में यानी कि 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स में डिवाइड करके हमने देखा कि जिसमें हिमालय माउंटेन रेंज, नंबर 2 नॉर्दर्न प्लेन रेंज, फिर तीसरा हमने पेनिसुलर प्लाट्यू और 4 नंबर पे हमने इंडियन डेजर्ट के बारे में और 5 नंबर कोस्टल प्लेन, 6 नंबर इंडियन आइलैंड्स के बारे में हमने डिवाइडेशन किया था। और सबसे पहले हमने हिमालय माउंटेन को स्टडी किया। ओके, हिमालय माउंटेन के बारे में कुछ फीचर्स जानते हुए कि भी कितने किलोमीटर की रेंज में, उनके बारे में हमने पढ़ा कि नॉर्दर्न बॉर्डर पे हिमालय जो कि 2400 किलोमीटर की रेंज में बना हुआ है वो हमने स्टडी किया। और 4 किलोमीटर कहीं पर इसकी जो विड्थ है, कहीं पर इसकी 150 किलोमीटर की विड्थ है, ये सब हमने देखा था। और हिमालय के कुछ अलग अलग पार्ट्स के बारे में भी हमने डिस्कशन किया था। और एवरेज हाइट जिसकी माउंटेन पीक्स की वो 6000 के लगभग हमने देखा। फिर हिमालय के अंदर कौन कौन सी रेंज है, कैसे कैसे, कहीं पर काराकोरम रेंज है, कहीं पर लद्दाख, कहीं पर जास्कर रेंज, कहीं माउंटेन क्लैश रेंज है, ये सब हमने देखी थी अलग अलग टाइप में। और अलग अलग एरिया में कैसे ये अलग अलग जो हिल एरिया है वो भी हमने डिस्कशन किया था। ओके, फिर पार्ट नंबर 2 में ही हमने हिमालय के कुछ टॉप 10 माउंटेन्स के बारे में बात की थी, जो कि जिनकी हाइट 6000 मीटर से ज़्यादा ही थी मोस्टली। कुछ नेपाल के माउंटेन थे जिसमें माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा, फिर इंडिया का माउंटेन कंचनजुंगा, और इस तरह के टॉप 10 माउंटेन्स के बारे में हमने पार्ट नंबर 2 में डिस्कशन किया था। फिर हिमालय के अंदर जो उसका जो रीजनल एरिया वाइज हमने डिवाइडेशन किया था। आपको याद होगा, पहले हमने पंजाब हिमालय के बारे में डिस्कशन किया, फिर दूसरा वाला हमने कुमायूं रेंज, और तीसरा वाला हमने फिर नेपाल, 4 नंबर पे आसाम हिमालय, और फिर लास्ट में हमने पूर्वांचल रेंज के बारे में बात की थी कि कैसे पूर्वांचल रेंज 7 सिस्टर्स की तरफ फैला हुआ पूरा बड़ा एरिया है। ओके, उसके बाद अब हम पार्ट नंबर 3 में, ओके, पार्ट नंबर 3 यानी कि आपका लेक्चर नंबर 3, इसमें हम डिस्कशन करने वाले नॉर्दर्न प्लेन एरिया के बारे में। ये देखिए, नॉर्दर्न प्लेन यानी कि भारत का उत्तर का मैदान, जिसमें इंडिया की मोस्टली पब्लिक यहाँ पर रह रही है। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन हमारे इंडिया में बहुत ही बड़े लेवल पे फैला हुआ है। ये नॉर्दर्न प्लेन इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का बना हुआ एरिया है और उनकी ट्रिब्यूटरी की हेल्प से ये बना हुआ एरिया है। ओके, ये एक बहुत ही बड़ा एलुवियल सोइल का एरिया माना जाता है, क्योंकि गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र तीनों नदियों ने इसको बनाया है। ये एलुवियल प्लेन एरिया है। ठीक है, मतलब कि एक ऐसी मिट्टी जो कि नदियों ने पूरी बिछाई है, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जो कि फर्टाइल सोइल होती है। द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम इज अ वास्ट बेसिन लेइंग ऑन फुट हिल ऑफ हिमालय। हिमालय के फुट हिल एरिया में ये लाखों साल में बनी है, मतलब कि बहुत टाइम लग गया इसको बनाने में। ठीक है, इट्स स्प्रेड ओवर एंड 7 लाख किलोमीटर की नॉर्दर्न प्लेन 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ एरिया है, जो हिमालय के साथ साथ 2400 किलोमीटर की रेंज में लेंथ में बना हुआ, और 240 से लेकर 320 किलोमीटर रेंज में ये ब्रॉड है। मतलब कि चौड़ाई जो इसकी है वो कहीं पर 240 है, कहीं पर 320 है। 320 राजस्थान साइड में है, राजस्थान साइड में 320 किलोमीटर विड्थ में है, और वेस्ट बंगाल साइड में लगभग 240 किलोमीटर रेंज में है। ओके, टोटल इसकी लेंथ कितनी बताई मैंने? 2400 किलोमीटर हिमालय के पैरेलल बना हुआ है पूरा लगभग ये। ठीक है, और नॉर्दर्न प्लेन के बारे में और स्पेशलिटी क्या है कि डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या वाला एरिया है। इस एरिया में ही इंडिया की 50% के लगभग पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। विद ए रिच सोयल, मतलब बहुत ही अच्छी मिट्टी का एरिया, और एक्वेटिक एडुकेट वाटर सप्लाई, पानी की सप्लाई भी ठीक है। यहाँ गंगा रिवर है और आसपास की बहुत सारे रिवर सिस्टम है, और अंडरग्राउंड वाटर भी यहाँ पर बना हुआ है।
तो ये एक फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन दे देता है एग्रीकल्चर के लिए भी, ठीक है। तो बहुत ही प्रोडक्टिव एरिया है हमारा नॉर्दर्न प्लेन, जहाँ पर एग्रीकल्चर में गेहूँ यानी कि व्हीट और राइस वगैरह खूब उगाए जाते हैं। जो रिवर इधर आती है नॉर्दर्न माउंटेन एरिया से, वो यहाँ पर डिपोजिशनल वर्क करती है, मतलब कि जो नॉर्थ साइड से, हिमालय साइड से जो रिवर आती है, जिसमें गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, ये यहाँ पर क्या है, डिपॉजिट करती हैं, और उसी डिपॉजिट की वजह से ये प्लेन एरिया बना हुआ है। तो हिमालय के फुट हिल में जहाँ लोअर कोर्स एरिया मतलब कि घाटी वाला एरिया था, वहाँ पर इन्होंने रिवर्स ने बहुत सारी मिट्टी यहाँ बिछा दी है, मतलब कि प्लेन बना दिया है। ड्यू टू जेंटल स्लोप, थोड़ा सा ढाल भी है इधर, तो इसीलिए रिवर जो है यहाँ पर जो डिक्रीज लेवल में आगे बढ़ती है, और जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी जगह पर रिवरीन आइलैंड भी बनते हैं। जैसे मेघालय और आसाम के अंदर बहुत सारे रिवरीन आइलैंड बनते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से रिवरीन आइलैंड बनाए जाते हैं। तो नॉर्दर्न प्लेन बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है हमारे लिए, ठीक है, जहाँ पर बहुत सारा फूड ग्रेन भी उगता है। अब देखिए, मानजुली ब्रह्मपुत्र में ही एक ऐसा एरिया है जो कि लार्जेस्ट रिवरीन आइलैंड जैसा माना जाता है। मतलब कि रिवरीन आइलैंड वो एरिया होता है जहाँ पर नदी बह रही है और वहाँ पर पत्थर भी पड़े हुए हैं बड़े सारे, उनके बीच में से निकलते हुए नदी बहती हुई जा रही है। तो माजुली एक ऐसा ही एरिया है जो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है आसाम के अंदर, ठीक है, जो है लार्जेस्ट इनहेबिटेड और रिवरीन आइलैंड ये कहलाता है। तो अब देखिए आगे नॉर्दर्न प्लेन के बारे में बातें करेंगे। द रिवर इन द लोअर कोर्स, की जब रिवर बहती हुई आगे बढ़ती है और लोअर लेवल पे, लोअर कोर्स में यानी कि घाटियों में अपना जो है डिपोजिशन करती हुई चलती है, तो बहुत बड़े लेवल पे चैनलिंग करती हुई, डिपोजिशन करती हुई गाद वगैरह का, सिल्ट वगैरह का वो जमा करती जाती है। और कुछ डिस्ट्रीब्यूटरी भी यहाँ पर डिपॉजिट करना शुरू कर देती है। देखो, एक होती है ट्रिब्यूटरी, जब रिवर अपना वाटर जो है किसी नदी में फ्लो कर दे तो वो ट्रिब्यूटरी बन जाती है। और अगर रिवर आगे एक रिवर से कट के आगे बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो जाए, जब वो लास्ट में अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल पहुंचे तो डिस्ट्रीब्यूटरी का रूप ले लेती है। तो नॉर्दर्न प्लेन में बहुत सारे आपको ट्रिब्यूटरी भी नजर आएंगी, रिवर की हेल्पिंग, और बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरी भी नजर आएंगी। नॉर्दर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। नॉर्दर्न प्लेन को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। वेस्टर्न पार्ट नॉर्दर्न प्लेन एरिया, ये पंजाब प्लेन के रूप में माना जाता है, यानी कि पहला प्लेन एरिया कौन सा हो गया, पंजाब प्लेन। इस पंजाब प्लेन को इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी ने बनाया है, यानी कि पंजाब का नाम पंजाब इसलिए पड़ा क्योंकि इंडस नदी और उसकी 5 हेल्पिंग रिवर, जिसमें झेलम का नाम आता है, चिनाब का नाम आता है, रावी का नाम आता है, व्यास का नाम आता है, सतलुज का नाम आता है। तो ये 5 नदियों ने इस पंजाब वाले एरिया को, पंजाब प्लेन को बनाया है, ठीक है। तो इसलिए इसको पंजाब हम कहते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक दोआब का नाम यूज हो रहा है, दोआब, तो नदियाँ क्या है, कहीं पर डिपॉजिट करती है और अपने रिवर्स से रिवर के अंदर लाई हुई मिट्टी को वहाँ पर डाल देती है, जमा कर देती है, तो वो एरिया दोआब का एरिया बन जाता है। दोआब इज मेड ऑफ 2 वर्ड, 2 मतलब कि 2 एंड आब मतलब वाटर, 2 रिवर का वाटर जो वहाँ पर जमा होता है, या 2 से ज़्यादा रिवर जो वहाँ पर अपना एरिया या मिट्टी जमा कर देती हैं, तो उसको फिर हम दोआब कह सकते हैं। लेकिन पंजाब में तो 5 नदियों ने जमा किया है, इसका मतलब 5 रिवर का ये डिपॉजिट एरिया है, मतलब कि पंजाब है। गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन द घग्गर एंड तिस्ता रिवर। गंगा नदी का प्लेन एरिया घग्गर नदी से लेकर तिस्ता नदी तक पूरा फैला हुआ है, ठीक है। नॉर्थ इंडिया से लेकर हरियाणा, नॉर्थ इंडिया में भी हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में ये पूरा फैला हुआ एरिया है। इसको हम नॉर्दर्न प्लेन की जो है नाम दे सकते हैं। ये ईस्टर्न एरिया में आसाम तक लगभग ये पूरा फैला हुआ है, ब्रह्मपुत्र प्लेन तक पूरा ये फैला हुआ है। नॉर्दर्न प्लेन जो कि जनरली फ्लैट लैंड के रूप में माना जाता है, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारा वेरिएशन नज़र आता है, कहीं पर ऊंचाई कहीं पर निचाई, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आती है। इट इज़ वास्ट प्लेन, एक बहुत ही बड़ा मैदानी क्षेत्र है। हैव ए डाइवर्स रिलीफ फीचर्स, की यहाँ पर अलग अलग प्रकार के धरातली विशेषताएं आपको देखने को मिलेंगी। अकॉर्डिंग टू वेरिएशन रिलीफ फीचर्स, नॉर्दर्न प्लेन में जो है 4 रीजन में नज़र आती है। रिवर्स यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में आगे बढ़ती हुई डिपॉजिट करती हुई निकलती है। सबसे पहले जो गोल गोल पत्थर वगैरह जमा किए जाते हैं, जब रिवर अपने साथ कुछ गोल गोल पत्थर लेकर आते हैं, पीबल्स, जिनको पीबल्स बनाते, जो पीबल्स बोलते हैं, गोल गोल पत्थर रिवर के नीचे 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 बॉटम में लुढ़कते हुए चलते हैं।
तो उसकी एक सबसे पहले नैरो बेल्ट तैयार कर देती है, एक पतली सी लेयर तैयार कर देती है, जो 8 किलोमीटर से लेकर 16 किलोमीटर की रेंज में बनी हुई एक लेवल जो तैयार कर देती है। सबसे पहला जो एक तैयार कर देती है, जिसको शिवालिक के नज़दीक हम मान सकते हैं, वो भाबर का एरिया कहलाता है। जो सबसे पहले, जैसे रिवर जब मान लो फ्लो करती है आ रही है, देखो मैं एक एग्जांपल से समझा सकता हूँ आपको कि जब रिवर फ्लो करती आती है, ऐसे मान लीजिए, और रिवर के साथ में बहुत सारे पत्थर वगैरह ऐसे जमा करते हुए, पत्थर उसके साथ चलते हुए नज़र आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो जमा करेगी, उसको डिपॉजिट करेगी उन पीबल्स को, उन पत्थर को, तो वो एरिया क्या बन जाता है, शुरू में ही भाबर बन जाता है। ठीक है, और उसके बाद वो आगे बढ़ती है। ओके, तो इस एरिया को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर भाबर कहते हैं। तो 4 हिस्सों में बटा हुआ ये मैदान है। पहला भाबर, ठीक है, तो भाबर बेल्ट बनाती है शिवालिक के नज़दीक नज़दीक, जहाँ पर गोल गोल पत्थर वगैरह होते हैं। कई बार ये कहते हैं कि भाई भाबर जो बेल्ट बनी होती है, पत्थरों की पूरी रेंज होती है, बॉटम हिल यानी कि फुट हिल्स, यानी कि हिल्स के जो बॉटम एरिया होता है वहाँ पर ऐसा बनाती है ये। तो क्या होता है कि पूरा पथरीला इलाका सा बन जाता है। तो जब कभी दोबारा जो स्मॉल रिवर्स स्ट्रीम्स वगैरह आती है, तो यहाँ पर वो कई बार गायब हो जाती है भाबर बेल्ट में, और फिर आगे फिर वो नेक्स्ट एरिया में जब वो नीचे से निकलती है, तो वो स्वैम्पी और मार्शी एरिया बनाती है, यानी कि दलदल वाला एरिया बनाती है, और उस दलदल वाले एरिया को हम तराई कहते हैं। तो देखो, नंबर 1 जो प्लेन एरिया में नज़र आता है वो भाबर है, और नंबर 2 फिर वहाँ पर वो तराई का एरिया नज़र आता है। तराई में दलदल नज़र आते हैं। सीधी सी बात है कि नदियों ने जो गोल गोल पत्थर, छोटे बड़े पत्थर जो स्टार्टिंग में जमा किए, वो 8 से 16 किलोमीटर की विड्थ में वो भाबर है, और उसके बाद भाबर में नदियाँ कई बार गायब हो जाती है। जब स्लो स्पीड से आती है तो नदियाँ पानी वो पत्थरों के अंदर कई बार विलीन हो जाती है, छोटे छोटे स्ट्रीम्स, और आगे कहीं पर वो नज़र आती है, आगे कहीं मिट्टी वाले एरिया में नीचे से प्रकट हो रही होती है, उसको हम तराई कहते हैं। इट वॉज थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये तराई वाला एरिया बहुत ही गहरे जंगलों का बना होता है, और यहाँ जंगली जीवन भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे उत्तराखंड मान लीजिए, हिमालय का जो शिवालिक रेंज है, और उत्तराखंड जो उसकी फुट हिल में आता है बहुत सारा, तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें, तराई मतलब मैदान, तराई वाला एरिया नज़र आता है। द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड टू क्रिएट एग्रीकल्चर लैंड, कि यहाँ पर जंगल को कई जगह पर साफ़ किया गया ताकि एग्रीकल्चर लैंड में उसको कन्वर्ट किया जा सके। और यहाँ पर बहुत सारे पाकिस्तान के लोग भी पार्टीशन के बाद यहाँ पर आए, तो वो माइग्रेटेड पीपल यहाँ पर रहते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क भी इस एरिया का बहुत ही फेमस पार्क माना जाता है। तो देखिए, ये तराई एरिया बहुत ही फेमस हो गया। फिर उसके बाद देखिए, लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज़ फॉर्म एन ओल्डर एलुवियल, कि बहुत बड़ा जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन का एरिया है वो पुरानी एलुवियल मिट्टी से बना हुआ है, और यहाँ बहुत सारे बाढ़ के मैदान भी है। रिवर्स ने बहुत बड़े लेवल पे बाढ़ के मैदान बनाए हैं, और इसी बड़े एलुवियल एरिया को जो बहुत पहले नदियों ने बनाकर तैयार कर दिया था, उसको हम भांगर भी कहते हैं। तो प्लेन एरिया में 3 मेन एरिया हो गए। जैसे पहले नंबर तो हमने बात की भाबर, जो कि पत्थर वाला एरिया हो गया, दूसरे नंबर पे तराई जो कि कीचड़ वाला एरिया हो गया, मार्शी लैंड हो गया, और तीसरा वाला क्या हो गया, भांगर, जो कि ओल्ड एलुवियन सॉइल का एरिया, जो कि पुराने टाइम में नदियों ने यहाँ पर बनाया था। ठीक है, तो इस तरह से हम नॉर्दर्न प्लेन की बहुत सारे फीचर्स यहाँ समझ सकते हैं, और उसको अलग अलग पार्ट में भाबर और जो है तराई और भांगर में हम देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिखा रखा है, इस एरिया की जो सॉइल होती है उसमें कैलकेरियस पार्ट पाए जाते हैं ज़्यादातर, यानी कंकर वाले इलाके ये होते हैं। ठीक है, और फिर लास्ट में जो नई मिट्टी जमा होती है, सबसे लास्ट में जब रिवर बहुत स्लो हो जाती है, स्लो स्पीड में आगे चलती है, तब वो बहुत बड़े बड़े बाढ़ के मैदान तैयार करती है, जिसको हम खादर कहते हैं। खादर मिट्टी का एरिया बोलते हैं, सबसे बढ़िया मिट्टी होती है, और इसी खादर मिट्टी में जूट की कल्टीवेशन वेस्ट बंगाल के लोग बहुत बढ़िया करते हैं। ठीक है, दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, ये मिट्टी हर साल रिन्यू होती है और फर्टाइल बन जाती है। दस आइडल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, इसीलिए यहाँ पर बहुत गहरी एग्रीकल्चर की जाती है, बहुत बड़े लेवल पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर ये कर दिखाते हैं। तो ये नॉर्दर्न प्लेन एरिया है, बहुत ही फेमस एरिया। आई थिंक आपको नॉर्दर्न प्लेन एरिया बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा कि कैसे ये 2400 किलोमीटर का एरिया है, और कहीं पर 240 और कहीं पर 320 का पूरा एरिया है। ठीक है, और तीनों नदियों ने बनाया है, गंगा नदी ने बनाया, इंडस ने बनाया और ब्रह्मपुत्र ने बनाया। इंडस का एरिया पंजाब का एरिया, गंगा का एरिया यूपी का एरिया, और ब्रह्मपुत्र का एरिया मतलब आसाम का एरिया। ये तीनों के तीनों प्लेन एरिया इन नदियों ने बनाए हैं। ओके, और अब बात करते हैं एक और
सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट, तो देखिए वेस्टर्न यानी कि पेनिसुलर प्लाट्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लाट्यू माना जाता है, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रायद्वीपीय पठार एरिया, प्रायद्वीपीय पठार, ये पठार एरिया माना जाता है। पेनिसुलर प्लाट्यू एक टेबल लैंड जैसी शेप का है। यहाँ पर ओल्डर यानी कि पुरानी क्रिस्टलाइन और इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक बहुत सारी पाई जाती हैं, क्योंकि ये वोल्केनिक एक्टिविटी से बना है, इसलिए इसका इस प्रकार की चट्टानें मिलना यहाँ पर बहुत आसानी से मिल जाती है, मतलब बहुत ही आसान है यहाँ पर इस प्रकार की चट्टानों का मिलना। ओके, ये देखिए उसके बाद में और देखते हैं इसके बारे में, थोड़ी समझते हैं कि प्रायद्वीप पठार कैसा है। इट वाज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड, कि गोंडवाना यानी कि गोंड पीपल का एरिया है और गोंडवाना लैंड के बार बार टूटने से ऐसा हुआ है। तो ये ओल्डेस्ट लैंड मासिस भी माने जाते हैं, इंडिया में सबसे पुराने लैंड मासिस यही कहे गए थे। प्लाट्यू हैज़ ब्रॉड, मतलब प्लाट्यू एरिया बहुत ही बड़ा, शैलो वैली का एरिया है, राउंडेड हिल्स हैं, राउंडेड हिल्स हैं। ओके ठीक है, राउंडेड हिल एरिया है, राउंडेड हिल एरिया है और शैलो वैली है, उथली उथली वैली है यहाँ पर पाई जाती है। तो ब्रॉड एरिया है बहुत ही बड़ा, और गोल गोल पहाड़ियाँ भी यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, प्लाट्यू कंसिस्ट टू ब्रॉड डिवीजन, प्लाट्यू में दो बड़ी डिवीजन में इसको बांटा गया है। आधा प्लाट्यू यानी कि साउथ का जो आधा प्लाट्यू उसको सेंट्रल हाईलैंड कह रहे हैं, यानी कि एमपी का एरिया, छत्तीसगढ़ का एरिया, और जो तमिलनाडु और जो कर्नाटक का एरिया है उसको डेक्कन प्लाट्यू हम बोल देते हैं। यानी कि साउथ के प्लाट्यू एरिया को, पेनिनसुलर प्लाट्यू को दो हिस्सों में यहाँ पर बांट रहा है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लाट्यू लेइंग नॉर्थ नर्मदा रिवर टू, यानी कि नर्मदा रिवर से बढ़ते हुए आगे ये आगे बढ़ता है और मालवा प्लाट्यू से ही शुरू हो जाता है ये। ठीक है, मालवा प्लाट्यू इसका मेन एरिया है जो नॉर्दर्न नर्मदा के आसपास बनता है पूरा, इसी को हम सेंट्रल हाईलैंड भी कहते हैं। ठीक है, मतलब कि मध्य का ऊपर उठा हुआ एरिया मालवा प्लाट्यू में जो है नर्मदा रिवर के आसपास का। इसमें विंध्याचल माउंटेन, विंध्याचल पहाड़ियों की जो रेंज है वो भी यहाँ पर पाई जाती है, सेंट्रल हाईलैंड को बाउंडेड करती है, मतलब बहुत बेहतरीन एरिया है। कहते हैं कि ये मालवा प्लाट्यू उस समय मराठाओं की भी भूमि हुआ करता था। मराठा शिवाजी के बारे में काफ़ी फेमस रहे हैं, शिवाजी भी हैं, बाजीराव भी है, इस मालवा एरिया के बहुत फेमस मराठे माने गए थे वो। तो इसको दो पार्ट में हम बांट के देख सकते हैं, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लाट्यू। ओके, फिर उसके बाद देखो इधर नॉर्थ, जैसे ये कह रहे हैं कि विंध्याचल रेंज से बाउंडेड है ये, फिर एक साइड से ये अरावली से बाउंडेड है। ठीक है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट में ये जो है अरावली से घिरा हुआ है, अरावली इसके साइड में लग जाती है, साउथ में सेंट्रल हाईलैंड पूरा आ जाता है इसका। ठीक है, मतलब कि साउथ तक यानी कि सेंट्रल हाईलैंड तक पूरा फैला हुआ है, और वेस्ट में अरावली हिल्स तक बना हुआ है, अरावली जो राजस्थान में, दिल्ली में, हरियाणा में आसपास फैली हुई है, उन सब में। फर्दर आगे वेस्ट साइड में इसका एक्सटेंशन जो है राजस्थान के रॉकी डेजर्ट एरिया, सैंडी और रॉकी जो पार्ट पड़ते हैं, जो कि मरुस्थल का एरिया है, थार डेजर्ट, वहाँ तक ये पूरा फैला हुआ है। द फ्लो ऑफ रिवर, रिवर का जो फ्लो है वो जो चंबल रिवर है यहाँ पर, सिंध रिवर है, बेतवा रिवर है, केन रिवर है, वो इसको जोड़ती है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये जोड़ने लग जाती है। तो इस तरह से इसका स्लोप भी इंडिकेट यहाँ पर होता है। सेंट्रल हाईलैंड जो कि बहुत ही बड़ा वाइडर वेस्ट रेंज में आता है। ठीक है, वो उसके बाद यानी कि सेंट्रल हाईलैंड के बाद ये जो आपका साउथ का प्लाट्यू है ये थोड़ा नैरोवर होने लगता है, साउथ की तरफ होते हुए थोड़ा संकड़ा होने लगता है और ट्राइंगल शेप को लेने लगता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो ईस्ट वार्ड तक हम बात करें तो ये प्लाट्यू बुंदेलखंड की पहाड़ी तक चला जाता है। साउथ में कौन सा, फिर देखो साउथ में कहाँ तक बॉर्डर बन रहे हैं, विंध्याचल माउंटेन रेंज तक साउथ के बॉर्डर बन रहे हैं। वेस्ट में कहाँ बॉर्डर बन रहा है इसका, अरावली रेंज तक बन रहा है, चंबल और सिंध सोन रिवर यहाँ पर पाई जा रही है। और ईस्ट में किधर, बुंदेलखंड तक पूरा एरिया बन रहा है, बघेलखंड तक के पूरे पहाड़ हैं। ठीक है, बुंदेलखंड, बघेलखंड, यानी कि जो इधर ईस्ट साइड में कहते हैं कि बुंदेलखंड तो झांसी का एरिया भी माना जाता है, जहाँ पर बुंदेलखंड को बुंदेलखंडी यानी कि वहाँ के लोगों ने झांसी की रानी का साथ भी दिया था। वो कहानी आपको याद होगी या वो कविता आपको याद होगी, बुंदेलो और हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि प्लाट्यू एरिया बुंदेलखंड तक भी फैला हुआ है और बघेलखंड के पहाड़ भी छोटे मोटे वहाँ पर जुड़े हुए हैं।
छोटा नागपुर प्लाटू जो छत्तीसगढ़ का एरिया है वो ईस्ट साइड में सबसे लास्ट एरिया माना जाता है और उसके बाद दामोदर रिवर इसकी शुरू हो जाती है। तो ये आपका पेनिनसुलर प्लाटू एरिया है। फिर आगे देखो, इसमें पेनिनसुलर प्लाटू देखो यहाँ पर किस तरह की रॉक्स पाई जाती है। आप देख सकते हो यहाँ पर एक वाटरफॉल और छोटा नागपुर प्लाटू में एक वाटरफॉल एरिया यहाँ दिखा रखा है। इग्नियस रॉक्स का एरिया, बहुत ही हार्ड रॉक्स यहाँ पाई जाती है। ओके, उसके बाद देखिए डेक्कन प्लाटू के बारे में कुछ और बता रहा है। जैसे सेंट्रल हाईलैंड तो हमने समझ लिया कि मालवा का प्लाटू है और सेंट्रल हाईलैंड काफ़ी फेमस है, नॉर्थ में अरावली और इधर उधर ये फैला हुआ पूरा एरिया बुंदेलखंड बघेलखंड तक। और अब देखिए डेक्कन प्लाटू, ये देखिए डेक्कन प्लाटू का एरिया। डेक्कन प्लाटू ट्राइंगुलर लैंड मासिस एरिया है, मतलब ट्राइंगुलर शेप में है। रिवर नर्मदा से शुरू हो जाता है, ये साउथ में रिवर नर्मदा से शुरू होकर नीचे तक चला जाएगा, यानी कि तमिलनाडु तक, कन्याकुमारी तक चला जाएगा। सतपुड़ा रेंज में भी इसका बहुत सारा एरिया बनता है, ब्रॉड बेस बनाता हुआ आगे महादेव की पहाड़ियाँ, कैमूर हिल, मैकाल हिल, ये ईस्टर्न साइड में इस तरह का इसका एक्सटेंशन बनता है। यानी कि डेक्कन प्लाटू पूरी तरह से एक ट्राइंगुलर शेप में ऐसे नीचे की साइड में, और इससे ऊपर हमने देखा ही है कि वो पूरा सेंट्रल हाईलैंड था। ये पूरा सेंट्रल हाईलैंड हो गया और ये कौन सा हो गया आपका डेक्कन प्लाटू, ये देखिए। ठीक है, तो अब डेक्कन प्लाटू के बारे में बात करें कि ट्राइंगुलर लैंड मासिस है, आप देख पा रहे हैं ट्राइंगुलर है पूरा। और नर्मदा रिवर जो यहाँ से बह के चलती है, वहाँ से फिर ये इसका साउदर्न बॉर्डर शुरू हो जाता है। ओके, तो देखिए ये सतपुड़ा रेंज तक पूरा बना हुआ है। यहाँ महादेव की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर कैमूर हिल्स हैं, यहाँ पर मैकाल रेंज है, मैकाल की छोटी छोटी पहाड़ियाँ यहाँ पर है। ईस्टर्न साइड तक ये पूरा फैला हुआ है। ये हिल्स जो है आप फिजिकल मैप में लोकेट भी कर सकते हो, इनको देख भी सकते हो ये कहाँ पर है। डेक्कन प्लाटू इज हायर इन वेस्ट, डेक्कन प्लाटू वेस्ट साइड में यानी कि मुंबई महाराष्ट्र की साइड में थोड़ा ऊंचाई पर है, और ईस्टर्न साइड में यानी कि आपके जो तमिलनाडु और जो ये आपका आंध्र प्रदेश वाला एरिया पड़ता है, इधर ये थोड़ा सा जेंटल स्लोप में यानी कि डाउनवर्ड होना शुरू हो जाता है। एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लाटू इज आल्सो विजिबल इन नॉर्थ ईस्ट लोकली इन मेघालय। ठीक है, मेघालय के आसपास इसका जो है लास्ट तक ये पूरा फैला हुआ, एक्सटेंशन इसका पूरा बना हुआ है। कर्बी अलोंग प्लाटू एनालॉग, कर्बी एनालॉन्ग जो प्लाटू एरिया है, नॉर्दर्न जो सचार हिल्स है वहाँ तक लगभग ये पूरा फैला हुआ है। यानी कि आपका जो साउथ का जो प्लाटू एरिया लगभग वहाँ तक की रेंज में ये आता है। ठीक है, इट्स सेपरेटेड बाय द फॉल्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लाटू। ये उनसे जो मेघालय और जो कर्बी एनालॉन्ग का प्लाटू है, नॉर्दर्न कचार हिल्स का जो एरिया है वो छोटा नागपुर प्लाटू से वो सेपरेट बाद में हो जाता है। मतलब कि छोटा नागपुर प्लाटू ही उनको ऊपर वाले प्लाटू से अलग करता है। मतलब पूरा प्लाटू एक ही, लेकिन मेघालय उसको अलग करेगा। ठीक है, ओके, तो इस तरह से वो अलग करेगा। 3 प्रोमिनिएंट हिल रेंज, 3 मुख्य पहाड़ियाँ यहाँ पर पाई जाती है। ओके, तो वेस्ट टू ईस्ट ये पहाड़ियाँ मिलती हैं यहाँ पर। आप देखोगे कि जो मेघालय के अंदर गारो, खासी और जंतिया हिल्स हैं, ये बहुत ही फेमस हिल्स हैं जो वहाँ पर काफ़ी बड़े लेवल पे बारिश का काम भी वो करती हैं। यानी कि दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश भी मेघालय में होती है, इन्हीं गारो, खासी, जंतिया पहाड़ियों में। लेकिन ये नॉर्दर्न यानी कि छोटा नागपुर के प्लाटू से ऊपर वाले प्लाटू की बात कर रहा है ये। ठीक है, ओके, अब देखिए साउथ के जो प्लाटू एरिया है यानी कि डेक्कन प्लाटू, उसके एक साइड में वेस्टर्न घाट है और दूसरी साइड में ईस्टर्न घाट एरिया है। वेस्टर्न और ईस्टर्न एज यानी कि उन किनारों पर डेक्कन प्लाटू पूरी तरह से फैला हुआ है। वेस्टर्न घाट लाइज टू पैरेलल इन वेस्टर्न कोस्टल, वेस्टर्न समुद्री तट के किनारे किनारे वेस्टर्न घाट पूरा बना हुआ है। ठीक है, दे आर कंटिन्यूस कैन बी क्रॉस थ्रू पासेज, ये कंटिन्यूस बेल्ट है पूरी और ये अलग अलग पासेस के थ्रू ये पूरा एरिया बनता है। यहाँ पर थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट भी पाए जाते हैं। आप ये थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट अभी जो साउदर्न डेक्कन प्लाटू में आप देख सकते हो। ये ध्यान रखें, ये तीनों के तीनों यहाँ पर घाट आपको मिल जाएंगे। फिर देखिए आगे वेस्टर्न घाट के बारे में, जो डेक्कन प्लाटू की तरफ आ रहा है वो हाइयर है, मतलब कि ज़्यादा ऊंचाई में है ईस्टर्न घाट की बजाय। कि कितनी ऊंचाई में है, 900 मीटर की ऊंचाई में है, 900 से 1600 मीटर के बीच में बना हुआ है। लेकिन जो ईस्टर्न घाट है वो बिल्कुल ही ऊंचाई में नहीं है, 600 मीटर के लगभग उसकी ऊंचाई है। वेस्टर्न घाट ज़्यादा ऊंचा है, इसीलिए उधर जाने वाली नर्मदा और ताप्ती बहुत काफ़ी स्पीड से निकलती है और डिपॉजिट कम करती है, जबकि ईस्टर्न घाट की तरफ आने वाली सभी रिवर स्लो चलती हैं 600 मीटर की स्लोप की वजह से, तो वो स्लो चलती हैं और डिपॉजिट ज़्यादा करती हैं।
महानदी रिवर की वैली और नीलगिरी के पहाड़ जो साउथ में, वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं ईस्टर्न घाट साइड में। ईस्टर्न घाट बहुत ही डिसकंटिन्यूअस और इरेगुलर एरिया है पूरा ये, और रिवर यहाँ इधर ड्रेन करती है वेस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल की साइड में, मतलब कि पूरे बे ऑफ बंगाल साइड में वो ड्रेन करने लगती है, जिसमें महानदी आ गई, गोदावरी आ गई, कृष्णा आ गई, कावेरी आ गई, जो वेस्टर्न बंगाल की तरफ में, ठीक है, वो ड्रेन करती है। वेस्टर्न घाट, ठीक है, कि यहाँ पर ओरोग्राफिक रेनफॉल भी यहाँ पर होती है, मतलब कि वेस्टर्न घाट में वेस्टर्न घाट के साथ चढ़ते हुए बादल बारिश करते हैं खूब वहाँ पर, इसीलिए 300 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी वेस्टर्न घाट में बारिश होती है। ठीक है, यहाँ पर विंड वेस्टर्न स्लोप के आसपास ऊपर चढ़ती है और वेस्टर्न घाट पे खूब बारिश करती है। वेस्टर्न घाट आर नोन एज द लोकल नेम, ठीक है, उसके कुछ लोकल नेम भी पड़ते हैं, हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर हाईएस्ट जो पहाड़ियों की चोटियाँ हैं, जिसमें अनाईमुदी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जिसकी हाइट कितनी है 2695 मीटर, यानी कि 2695 मीटर की हाइट में वो बनी हुई है। फिर यहाँ पर डोडा बेटा के पहाड़ पाए जाते हैं, जो कि 2637 मीटर के लगभग होती है, सेकंड नंबर की चोटी जो यहाँ पर है। फिर महेंद्रगिरी पर्वत है, महेंद्रगिरी पर्वत 1501 मीटर की रेंज में यहाँ पर बना हुआ है महेंद्रगिरी पर्वत। ठीक है, और कहते हैं कि उस साइड में, ईस्टर्न साइड में ये महेंद्रगिरी पर्वत सबसे ऊंचा है, और वेस्टर्न साइड में अनाईमुदी चोटी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। अनाईमुदी की हाइट मैंने कितनी बताई 2695 मीटर, और महेंद्रगिरी जो ईस्टर्न साइड में है उसकी कितनी है 1501 के बीच मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, देखो अनाईमुदी की हाइट लगभग 2700 मीटर के लगभग ही होगी एक तरह से। ठीक है, डोडा बेटा जो है वो लगभग 2637 के लगभग है। ओके, ठीक है, ओके। और उसके बाद में फिर देखिए शेवोरी हिल्स, यहाँ शेवोरी हिल्स भी है, जावड़ी हिल्स भी यहाँ पर पाई जाती है, शेवोरी हिल्स भी है, जावड़ी हिल्स भी यहाँ पर बहुत फेमस है। ईस्टर्न स्लोप की तरफ साउथ ईस्टर्न साइड में ये हिल्स, ये भी काफ़ी फेमस है। और भी फेमस हिल स्टेशन यहाँ पर पाए जाते हैं, देखो उद्योग मंडलम एक हिल स्टेशन यहाँ काफ़ी फेमस है, ऊटी बहुत फेमस है। ठीक है, कडाई कनाल भी बहुत ही फेमस, कोडाई कनाल भी बहुत फेमस एरिया है। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ पेनिनसुलर प्लाट्यू इज ब्लैक सॉइल, की सबसे फेमस एरिया ये ब्लैक सॉइल का एरिया, डेक्कन एरिया, डेक्कन ट्रैप पूरा का पूरा, क्योंकि वोल्केनो की वजह से बना है, तो यहाँ पर आप ये मान के चलो कि कॉटन बहुत उगती होगी। कॉटन और शुगर केन के लिए एरिया बहुत ही फेमस है। ठीक है, क्योंकि ये ब्लैक सॉइल एरिया है, इसलिए कॉटन यहाँ पर खूब उगाई जा सकती है, और शुगर केन भी। एक्चुअली रॉक्स जो यहाँ पर डेनुएड हो गई है, मतलब काफ़ी टाइम से ये कट कट के छोटी होती जा रही हैं। अरावली हिल्स वेस्टर्न और नॉर्दर्न वेस्टर्न मार्जिन पे हैं, वो भी काफ़ी जो है काफ़ी टाइम से सबसे ओल्डेस्ट यहाँ इंडिया में मानी जाती है, सबसे पुरानी पहाड़ियों में मानी जाती है। तो वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन पे ये भी आपको नज़र आएंगी। तो ये आप देख सकते हैं, आपको मैंने बिल्कुल आराम से इस चीज़ को समझाया कि कैसे पेनिनसुलर प्लाट्यू इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो पार्ट में हमने इसको समझा, मालवा प्लाट्यू और सेंट्रल हाईलैंड, और फिर उसके बाद हमने डेक्कन प्लाट्यू को समझा, किस तरह की बहुत सारी हिल्स हैं यहाँ पर, और कैसे मेघालय का प्लाट्यू इससे अलग हो जाता है छत्तीसगढ़ की प्लाट्यू के बाद में। ओके, और अलग अलग की पहाड़ियाँ हमने देखी, साउथ में अनाईमुदी देखा हमने, और डोडा बेटा और महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ हमने देखी, जावड़ी हिल्स भी हमने बात की है। ओके, और अब पेनिनसुलर प्लाट्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमने समझ लिया, आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये। तो गुजरात से दिल्ली के एरिया में साउदर्न वेस्ट और नॉर्दर्न ईस्ट में इसकी डायरेक्शन में प्लाट्यू एंड हो जाता है। ठीक है, और छोटी मोटी टूटी हुई पहाड़ियाँ भी यहाँ पर बहुत पाई जाती है। ठीक है, अब इस पार्ट नंबर 3 में आज इतना ही करेंगे। पेनिनसुलर प्लाट्यू के बारे में हमने देखा और नॉर्दर्न प्लेन के बारे में हमने समझ लिया। आई थिंक नॉर्दर्न प्लेन भी आपको क्लियर समझ में आया होगा, और अब पेनिनसुलर प्लाट्यू भी हमारा क्लियर हो गया। तो आज के पार्ट में इतना ही। 4 पार्ट में हम इंडियन डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे, भारतीय मरुस्थल, थार डेजर्ट, और उसके अलावा हम इंडियन आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे, और जो कोरल आइलैंड्स यहाँ पर बनते हैं उन सब के बारे में हम 4 पार्ट में आराम से इसको समझ पाएंगे। तो आई होप आपको ये लेसन बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा, और अगर आ रहा है तो बिल्कुल जो है इस चैनल की इस वीडियो को काफ़ी शेयर करें, ताकि बाकी बच्चों को भी फ़ायदा हो और आपको भी इसका फ़ायदा मिले। ओके बेटा, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।